बस अभी सुबह के 7:15 हुए हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। पूरे में अंधेरा ही है, अभी सूरज निकला नहीं है। 8:30-9 बजे के आसपास सनराइज हो गए यहाँ सिटी में और पूरे में ही क्लाउड रहते हैं इस टाइम में, सर्दियों के टाइम में सिटी में। तो यहाँ से बस ट्रेन स्टेशन है 5 मिनट की वॉक, उसके बाद वहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे मेरे को एयरपोर्ट पहुँचने में। तो 8 बजे से पहले पहुँच जाऊंगा। 8:40 की फ्लाइट है, पहुँच जाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोर्डिंग गेट पे बैठा हुआ हूँ, बस बोर्डिंग का टाइम हो ही गया और 2 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो बैठते हैं प्लेन में, पहुँचते हैं बर्लिन। वैसे मैं पहले 3-4 बार गया हुआ हूँ तो बर्लिन का मेरे को काफ़ी आइडिया है। दिक्कत बस एक है कि मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया। सिर्फ 6 GB मिलता है मेरे को रोमिंग के, यूके वाली सिम में चला रहा हूँ मैं, तो 6 GB ख़त्म हो गया रोमिंग के। तो बर्लिन जाके एक नई सिम लूँगा क्योंकि इंटरनेट तो चाहिए। और बाकी बर्लिन पहुँच के देखते हैं। यहाँ पे भी अभी तक काफ़ी क्लाउड है, फॉग भी काफ़ी हो रही है, तो थोड़ी बहुत फ्लाइट भी डिले चल रही है, बस ये वाली डिले ना हो। बाकी बर्लिन पहुँचते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। बर्लिन एयरपोर्ट पे पहुँच गया लेकिन इमिग्रेशन नहीं हुआ। पता नहीं मैं कुछ गलत रास्ते से आ गया। पहली बार हुआ मेरे साथ, यूरोप बहुत ट्रैवल करा मैंने, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इमिग्रेशन नहीं हुआ। बर्लिन नहीं आया हूँ मैं 4 बार आया हूँ शायद। हर बार इमिग्रेशन हुआ, अब की बार इमिग्रेशन ही नहीं हुआ। काउंटरिंग नहीं आया कहीं रास्ते में, बैगेज बेल्ट पे पहुंच गया और यहाँ से सीधा एग्जिट है। तो या तो हो सकता है कि मैंने स्विट्जरलैंड से डोमेस्टिक फ्लाइट ली थी, तो हो सकता है कि डोमेस्टिक फ्लाइट पे उस रूट पे नहीं हो इमिग्रेशन। लेकिन मेरा पासपोर्ट वहाँ पे भी चेक नहीं हुआ था स्विट्जरलैंड में। अभी तो वापस आते टाइम में पता लगेगा। बस यहाँ से एयरपोर्ट से एग्जिट लेता हूँ। सिटी एयरपोर्ट से आधा घंटा दूर है, तो यहाँ से ट्रेन लूंगा। आधा घंटे के आसपास लगता है सिटी, मेन सिटी में पहुंचने में। और सेंट्रल सिटी में स्टे कर रहा हूँ मैं। हॉस्टल में सामान रख के घूमने चलते हैं फिर। हॉस्टल में चेक इन कर लिया, सामान रख दिया अंदर और हॉस्टल दिखाता हूँ। ये बढ़िया हॉस्टल बना रखा पूरा। ये पूरा नीचे गेमिंग एरिया, कॉफी वगैरह, पीछे भी फुटबॉल टेबल है। ये पूरा कॉमन एरिया नीचे का और रूम सारे ऊपर है। तो ये बना रखा थोड़ा सोशलाइज करने के हिसाब से हॉस्टल। ये वाला सबसे बढ़िया है अब तक का, जितने में मैं रुका हूँ सारे बढ़िया थे वैसे, पर ये वाला अब तक का सबसे बढ़िया है। बस अब यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहा हूँ, कहीं घूम के आते हैं तो देखते हैं बढ़िया सा। ये ब्रांडनबर्ग गेट 1700 का बना हुआ है ये, और ये जितना भी पूरा एरिया है ये ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करता था 2 पार्ट्स में। मतलब बर्लिन सिटी में 2 सिटी थी, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट साइड मानी जाती थी थोड़ी बेकार, जो सोवियत यूनियन कंट्रोल करती थी, और वेस्ट साइड थी जो US, UK और फ्रांस कंट्रोल करता था। तो वो वाली बढ़िया साइड मानी जाती थी। यहाँ पे फ्रीडम नहीं थी बिल्कुल भी। उस टाइम पे ये गेट डिवाइड करता था 2 सिटीज को, और अब ये यूनिटी का सिंबल माना जाता है। इसका गेट खुले हुए हैं तो अब कोई भी फ्रीली क्रॉस कर सकता है साइड में। तो यहाँ पे आके कल देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये पूरा सेटअप लगा हुआ है कल के लिए। यहाँ पे डीजे लगा हुआ है और इसके पीछे ही फायरवर्क्स होता है पूरे में। और ये सामने ही है पार्लियामेंट। इसकी डोम शेप, ये जो ग्लास की ऊपर डोम शेप ग्लास टॉप है, ये सिग्निफिकेंस है कि गवर्नमेंट में पूरी ट्रांसपेरेंसी है और कुछ हाइड नहीं करते ये। इसके लिए इन्होंने ग्लास डोम बनाई थी ऊपर। 1933 में यहाँ पे आग लगी थी, उसके बाद हिटलर ने टेक ओवर करा था जर्मनी को, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो जब ये वर्ल्ड वॉर हारे तो ये डैमेज हो गई थी पूरी। उसके बाद इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करी। तो अब ये ग्लास डोम है कि गवर्नमेंट पूरी ट्रांसपेरेंट है। ये है ब्रांडनबर्ग टॉवर के बिल्कुल साथ में ही हॉलोकॉस्ट मेमोरियल। ज्यूज का मास मर्डर हुआ था जर्मनी में, 60 लाख से ज्यादा ज्यूज मारे थे यहाँ पे, उनकी मेमोरी में बनाया गया था मेमोरियल। बॉक्स शेप्ड में है, जिसमें इसमें जितना अंदर जाते रहोगे उतनी भूल भुलैया से बनती चली जाएगी। ये मतलब अलग अलग हाइट के हैं सारे बॉक्सेस। तो इसमें यही है कि उनकी ग्रेव को सिग्निफिकेंस देने के लिए बनाए गए थे इस शेप में। और जर्मनी पहली कंट्री है जिसने ऐसा कुछ बनाया है। ये पूरा अनइवन सा फ्लोर है, इसमें जितना नीचे जाते रहोगे उतनी बुलबुलिया से बन जाएगी, और ऐसे बहुत बड़ा बना रखा है ये। तो अब जा रहा हूँ चेक पॉइंट चार्ली, जहाँ पे US और रशिया World War 3 स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन लास्ट में वहाँ पे आके इनकी वो डील साइन हो गई थी और World War 3 रुक गया था। वहाँ पे जा रहा हूँ, वो अभी भी वैसे बचा हुआ है जैसे उस टाइम पे था। ये चेक पॉइंट चार्ली, यहाँ पे ये अलाइड चेक पॉइंट था US, UK और फ्रांस का। ये वेस्ट साइड कंट्रोल करता था
और सोवियत यूनियन ईस्ट साइड कंट्रोल करता था। हिटलर के मरने के बाद जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हारा, उसके बाद से यहाँ पे वेस्ट को कंट्रोल करता था यूएस, यूके और फ्रांस, और ईस्ट साइड में सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। तो इस पॉइंट पे 1961 में एक साइड में यूएस के टैंक्स आ गए थे और दूसरी साइड में सोवियत यूनियन के टैंक थे। तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में बाद में डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई। उसके बाद से यहाँ पे सबने अपना कंट्रोल छोड़ दिया था, जर्मनी ने वापस टेक ओवर कर लिया था बर्लिन को। नहीं तो 1961 तक वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद बर्लिन को ये लोग कंट्रोल करते थे। उसके बाद से फिर जो जर्मनी ने टेक ओवर करा, उसके बाद से पूरी मार्केट बन गई यहाँ पे। लेकिन तब से ये चेक पोस्ट ऐसे रखा है इन्होंने। और यहाँ पे सामने पूरी दीवार पे हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी। बर्लिन आज के टाइम में इन्होंने अपनी पार्टी लाइफ के लिए, म्यूजिक वगैरह के लिए, और पार्टीज बहुत बढ़िया बढ़िया होती हैं यहाँ पे। लेकिन पुराने टाइम में लड़ाइयाँ भी उतनी हुई हैं यहाँ। 2 वॉर का पार्ट रहा है जर्मनी और दोनों वॉर हारे हैं ये। उसके बाद भी इन्होंने इतना बढ़िया प्रिजर्व करके रखा हुआ है अपनी हिस्ट्री को, जहाँ पे भी जो मेन पॉइंट्स थे जब पुराने टाइम के थे वो सारे वैसे ही छोड़े हुए हैं। एक जैसे चेक पॉइंट चार्ली है, एक चर्च है यहाँ पे जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बम गिरा था, वो आधा चर्च डिस्ट्रॉय हुआ था। वो भी इन्होंने आज तक ऐसे प्रिजर्व कर रखा। और ब्रिस्टल, वो बर्लिन बिल्कुल सेंट्रल में, वो बर्लिन जू के ऑपोजिट एक चर्च है, वो भी इन्होंने आज तक ऐसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो भी पुराने टाइम के डैमेज थे, इन्होंने आज तक ऐसे रखे हुए हैं ताकि अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर रही है। ये जेंटलमैन मार्केट स्क्वायर, एक साइड फ्रांस का कैथीड्रल है और बीच में पूरी मार्केट है, और फिर दूसरी साइड जर्मन कैथीड्रल है। तो पूरे ब्लॉक में बीच में पूरी मार्केट लगी हुई है और एक साइड, दोनों साइड में एक कंट्री का कैथीड्रल है। ये पूरी मार्केट है, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे चैलेट्स बना रखे हैं। एक कॉफ़ी की दुकान आ गई, पहले एक कॉफ़ी लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एक कॉफ़ी पी के उसके बाद आगे चलते हैं, देखेंगे आगे और क्या है। ये सामने है बर्लिन का टीवी टावर, सबसे ऊंची बिल्डिंग है बर्लिन की। और ये आसपास में सारे म्यूजियम्स हैं, इसको म्यूजियम आइलैंड बोलते हैं जहाँ पे मैं अभी हूँ। और ये आसपास में काफ़ी सारे म्यूजियम हैं यहाँ पे। ये टीवी टावर 1900s का बना हुआ है और ईस्ट बर्लिन में बना था। वॉर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था शायद ये, जब सोवियत यूनियन का कंट्रोल था यहाँ पे। घड़ी का टाइम गलत है भाई, टाइम ठीक करवाओ घड़ी का। इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस मुझे पता नहीं क्या है, यहाँ के लिखा भी नहीं हुआ। लेकिन ये सारे म्यूजियम्स हैं आसपास में, और ये शायद यूनिवर्सिटी है यहाँ पे कोई, पता नहीं। ट्रेन स्टेशन पे आ गया, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। फ़ोन में बैटरी नहीं है, फ़ोन चार्ज करना है। और एक बार चेक इन कर दूँगा, मतलब पहले सामान रख के आ गया था, मैं चेक इन नहीं करा था मैंने। तो एक बार हॉस्टल में चेक इन कर दूँगा, फ़ोन चार्ज करना है। उसके बाद फिर कहीं कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकलते हैं और आगे देखते हैं। ये वियतनामीज रेस्टोरेंट है और कोई टोफू राइस बोल लेके आया हूँ मैं। देखने में तो बढ़िया लग रहा है, बाकी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ठीक सा ही है, थोड़ा मीठा है, थोड़ी चिली सॉस होनी चाहिए इसमें। अभी लेके आता हूँ चिली सॉस, फिर आएगा मज़ा। अब कुछ बात बनेगी। सो के उठा बस अभी, और रात को स्नोफॉल हुई है, पूरा ये कवर्ड है स्नो से, सारी गाड़ियाँ ढकी हुई हैं। आज निकला हूँ, अभी जा रहा हूँ ईस्ट साइड गैलरी। 1.25 किलोमीटर की एक दीवार है जिसपे पूरी पे ग्राफिटी कर रखी है, और ये पहले ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करती थी। और यहाँ पे चेक पोस्ट होती थी आर्म्ड गार्ड्स की,
और अगर कोई भी ईस्ट से वेस्ट में क्रॉस करने की कोशिश करता था तो उसे वहाँ गोली मार देते थे। तो वो देखने जा रहा हूँ अभी, चल के दिखाता हूँ। और यहाँ से पास में ही है, 15-20 मिनट का रास्ता है। ट्रेन पकड़ता हूँ और ट्रेन का भी मैंने डे पास ले रखा है। यहाँ पे डे पास ही ठीक रहता है, 24 घंटे का मिलता है वो, और उसमें 12-13 यूरो का पास है वो, और 24 घंटे तक चलता है वो। आज सुबह से बारिश हो रही है, रात को फायरवर्क्स का प्लान है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन आज। तो पता नहीं है बारिश में फायरवर्क्स होंगे भी या नहीं। और इस बार टिकट्स भी इन्होंने बहुत कम कर दी, फ्री टिकट होती है वैसे, लेकिन अब की बार सिर्फ 20,000 टिकट बेची है इन्होंने, फ्री में दी है। लेकिन सिर्फ 20,000 लोग इनवाइटेड है, बाकी लोग जो मेन स्ट्रीट है उस पर नहीं होंगे। आगे पीछे जितने भी स्ट्रीट्स हैं उन सब पे होंगे बाकी लोग, पर मेन स्ट्रीट पे सिर्फ 20,000 लोग अलाउड है इस बार। तो पता नहीं इन्होंने चेंज क्यों करा है। ये ट्रैम लेके जा रहा हूँ, पूरी खाली है ये। सब लंच करने जा रहा हूँ, यहाँ पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसी में जा रहा हूँ। तो वहाँ चलता है, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का सफर। ये पूरी डेकोरेशन कर रखी है न्यू ईयर की, और यहाँ पे लोग स्ट्रीट के ऊपर ही बम फोड़ रहे हैं और एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, बम मार मार के। एक दूसरे के ऊपर अटैक चल रहा है बम मार मार के, और रॉकेट छोड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। रोडों पे लगे हुए हैं लोग। फायरवर्क डिस्प्ले होगा अब यहाँ पे, और खूब भीड़ है। और उस साइड में भी ये पूरा ब्लॉक था आगे तक, और यहाँ पे भी अभी लोग आने शुरू हुए हैं। बस आधे घंटे में यहाँ 5 से 7 लाख लोग आ जाएंगे।